हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और कमेंट को सेक्शन में पूरा जल्दी से #BWD लिखना। जब तक आपका पूरा क्लैरिटी ना हो तब तक ना लिखना, ठीक है। अच्छा चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए आज वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्यों देखेंगे? ताकि हम लोग का क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। चलिए, समय आज नए टॉपिक के ऊपर, नया थ्योरी, नया लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। सर ये थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? ऐसा नहीं है बच्चों, डिटेल्स में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। यूज ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। हम लोग डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच ये तीनों आपके एंट्रांस के लिए लगेंगे, और डेल्टा जी एंड डेल्टा एच इट्स रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। और दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, ये भी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। समय ना वेस्ट करते हुए पूरा एकदम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग का क्या? मैं भी कुछ भी बकता रहता हूँ यार कभी, ठीक है। कभी कभी ऐसे बकता रहता हूँ, ऐसे मत बोल देना सर कुछ भी बकते रहते हैं। पढ़ाई का चीज़ ही बकता रहता हूँ, और कभी कभी इंस्पिरेशन देने के लिए, ताकि आप ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। चलो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो जब वर्ड थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाए, तो फर्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, दैट इज वर्क डन बाय अ सेल। वर्क डन बाय अ सेल, एक सेल कैसे काम करता है या कितना काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, द वर्क डन बाय अ सेल हियर इज अ नॉन पीवी वर्क। इट्स अ नॉन पीवी वर्क, ठीक है बच्चा। इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पीवी वर्क। अगर नॉन पीवी वर्क हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू NFE। ये है आपकी नॉर्मल फॉर्मूला। सो वर्क डन इक्वल्स टू NFE। बट यहां पर अगर पेपर्स में आपको मैक्सिमम वर्क पूछा जाए, अगर मैक्सिमम वर्क, ये आपके आज हम लोग फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा क्लास थियोरेटिकल क्लास है। एक दो क्वेश्चन आएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वर्क अगर चाहिए, अगर मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू MFE नॉट। MFE नॉट, यहाँ E नॉट इज द स्टैंडर्ड EMF, ठीक है बच्चा। E नॉट इज द स्टैंडर्ड EMF। यहाँ ये स्टैंडर्ड नहीं, ये वाला जनरल EMF। नॉइस इक्वेशन से जो हम निकालते हैं वो ये वाला है, और जो नॉर्मल बाजार में जो हम लोग बैटरी खरीदने जाते हैं, जब वो काम करता है उसका कितना देर काम करेगा, वो कितना एनर्जी देगा, अलार्म के लिए हो, घड़ियों के लिए हो, या मोबाइल के रिमोट के लिए हो, तो वो हम लोग इसके ऊपर ही काम करते हैं। मैक्सिमम वर्क डन, दैट इज NFE नॉट। सारे बच्चे क्लियर हैं? चलिए, ये वाला फॉर्मूला पहला वाला लिख लीजिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट। सो टेक्निकली वर्क डन और इसके ऊपर बहुत बड़ा रिलेशन था। मैंने पहले भी पढ़ा था बच्चों की स्पॉन्टेनिटी और वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरकनेक्टेड होती है। इस रीजन के चलते डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो -NFE लिखते हैं हम लोग, -NFE। और डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं -NFE नॉट, -NFE नॉट। तो ये एकदम क्लियर से देखे कि वर्क डन एंड डेल्टा जी, दे आर जस्ट नेगेटिव साइंस टू ईच अदर। एक्चुअली फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एक चीज जाना जाता है, एक क्लैरिटी रखना चाहिए बच्चों, कि कभी भी सॉरी बच्चों, मतलब खांसी उतर नहीं रहा है, ठीक है। सो डेल्टा जी जो है वो NFE, माइनस में यहाँ पर लिख दो -NFE, एंड वर्क डन जो है वो NFE होता है, करेक्ट। तो इन दोनों को अगर रिलेशन बनाया जाए, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ W। और यही चीज फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स या केमिस्ट्री में भी, थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है कि वर्क डन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होती है, इट इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन वर्क। डिक्रीज इन वर्क, या उल्टा भी बोला जा सकता है कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू द वर्क डन, ठीक है बच्चा। ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्टेनिटी। आप सबको पता है स्पॉन्टेनिटी का मतलब है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल जब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, जब हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल डिस्कस करेंगे, हम ज्यादा कुछ इसके ऊपर नीचे नहीं करेंगे। स्पॉन्टेनिटी मींस वेदर द रिएक्शन, वेदर द केमिकल, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, वेदर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल वर्क्स बाय इटसेल्फ और नॉट, खुद ब खुद, इन अदर वर्ड्स नेचुरली वो काम करता है या नहीं करता, ये कौन डिस्कस करता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल।
अगर मान लीजिए हम स्पॉन्टेनिटी के ऊपर थोड़ा विस्तार करें तो आपको पता चलेगा कि अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 हो या डेल्टा जी इन अदर वर्ड्स लेस देन 0 हो, हमको ये पता चलता है कि ये चीजें नेगेटिव हो जाती है और तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तब ये रिएक्शन करेगा और स्पॉन्टेनियस भी होगा। जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 पे होती है तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है बेटा, और जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाती है, देन इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, देन इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चा? बच्चा पार्टी क्लियर है ना बच्चा? पूरा क्लियर है ना बच्चा? पूरा क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, तो शायद आपको पूरा क्लियर होगा। तो इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशंस कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी रिएक्शन उठा के दे देगा, उसके आपके ईएमएफ के वैल्यूज भी दे देंगे, और उस ईएमएफ वैल्यूज के हिसाब से आपको कुछ चीजें क्लियर करके रखना है। क्या क्या क्लियर करके रखना है मैं बता देता हूँ। अगर उस ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका हम लोग कंफर्मेशन कैसे लिखते हैं, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले लेता हूँ कि वेदर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये रिएक्शन काम करेगा या नहीं। मान लीजिए कि इफ ई नॉट, यहाँ पर लिखता हूं, इफ ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन 0, एंड इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। ये दोनों कंडीशंस आ गई। इस कंडीशन से हम लोग को क्या चीज पता चलता है बच्चों? क्या चीज पता चलता है? हम लोग को ये चीज पता चलता है कि अगर ई पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन काम करेगा, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो वो डेफिनेटली वो रिएक्शन काम करेगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान में रखा जाए बच्चों, कभी भी ना भूले। कुछ चीजें आपके बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस की वजह, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया कि जब भी ई 0 से ज्यादा हो, जब भी ई की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगे। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, अगर ई 0 या ई नॉट से 0 से ज्यादा होती है तो डेल्टा जी जो या डेल्टा जी नॉट जो होती है वो 0 से कम हो जाती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएंगे। और अगर नेगेटिव वैल्यू आए वो पक्का 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 क्या होना है इसका, पक्का 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 कैसा होना है बच्चा, ये डेफिनेटली रिएक्शन खुद ब खुद काम करेगा। ठीक है, तो चौथे पॉइंट पे चले जाते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट जो होता है, इट इज फॉर डिजाइनिंग द सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को जानना होता है। फॉर डिजाइनिंग द सेल एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको जानना अनिवार्य है। कौन सा चीज जानना अनिवार्य है मैं बता देता हूं। फॉर डिजाइनिंग, अगर आप एक सेल को डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है कि E मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब इन टेक्निकल पॉइंट्स E नॉट ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर E नॉट 0 से ग्रेटर है और E भी E भी आपका मान लीजिए कि ग्रेटर है, तो आपसे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि रिएक्शन आपका काम करेगा। और इसको बनाने के लिए अगर E की वैल्यू आपको पॉजिटिव बनानी है तो दो चीज याद रखें। एक तो एसओपी ऑफ द एनोड, एसओपी ऑफ द एनोड मस्ट बी पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो उसका वैल्यू कम हो जाना चाहिए। ठीक है, और एसआरपी ऑफ द कैथोड, एसआरपी ऑफ द कैथोड मस्ट बी आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिविटी जिंदगी में लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। ठीक है, जिंदगी में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी तरह हम लोग को सेल या बैटरी अगर बनाना है बच्चों, तो एसओपी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगे तभी काम करेंगे। एसओपी की वैल्यू जो है तब वो पॉजिटिव होंगे तभी वो काम करेंगे, लेकिन वो एनोड का होना चाहिए। और एसआरपी किसका होना चाहिए, कैथोड का। ये हमेशा याद रहे, एनोड का हमेशा पॉजिटिविटी आएंगे, कैथोड का भी हमेशा पॉजिटिविटी आएंगे। लेकिन कैथोड का क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव एसआरपी चाहिए। ठीक है, और एनोड का क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव एसओपी चाहिए। ठीक है, लिख लो बच्चों, आराम से लिख लो। हो गई, आई होप एवरीवन, लोग सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस तो कर ही रहे हैं बहुत सारी चीज। अच्छा, अगला टॉपिक के ऊपर आ जाता है बच्चों, ये है आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या था, थोड़ा याद करें, थोड़ा मतलब इतना ज्यादा टेंशन ना ले बच्चों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते ही या थर्मोडायनामिक्स अब तक दफ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो सुनो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट। जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। ठीक है, आपको क्या करना है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है आप उसको प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंस करोगे, आप उसको प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट करोगे। अगर ये करें तो आप एक चीज एकदम पक्का याद रखें, अगर प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट की रेशियो बन जाएंगे, अगर प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट की रेशियो बन जाएंगे तो इसकी जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, इसकी इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होना अनिवार्य है। अगर ये 1 से कम हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो इन दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड इसके कारण आपकी डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो 0 से नीचे ही मेंटेन करेगी। ठीक है, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? वी आर ट्राइंग आवरसेल्व्स दैट कितना भी हो हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम रखें, पर फिर भी फ्रॉम नर्न्स इक्वेशन इसका डेरिवेशन आ सकता है बच्चों। फ्रॉम नर्न्स इक्वेशन आपको क्या पता चलेगा कि E की वैल्यू E0 होती है -0.06 by n log of products by reactant। ये सारे बच्चों को याद है? ये सारे बच्चों को याद है ना? चलो, अगर याद है तो हम लोग अगले पॉइंट्स पे जाते हैं। अगर ये याद है तो हमको भी पता है कि इफ डेल्टा जी इज 0 एट दैट पॉइंट E विल बी इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। सॉरी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। अगर डेल्टा जी 0 है, E की वैल्यू भी 0 होती है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया तो नाउ you have to put in the Nernst equation, E is equals to E0 minus 0.06 by n log of product by reactant। अभी E की वैल्यू हमको क्या मिला बेटा? 0 0 डाल लीजिए इधर, E0 minus 0.06 by n log of, अब ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों बना? because when delta G is 0 then the system is in इक्विलिब्रियम। जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, और अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के जो रेशियोज होते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहां तक कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी, करते ही हम लोग को क्या मिलेगा? -E0 इक्वल्स टू -0.06 by n log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये माइनस कट गया, ये n E0 आ गया, नीचे 0.06 लेके आता हूं, इक्वल्स टू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां से आपको क्या पता चलता है? इसकी बेस कितनी होती है मैथमेटिकली? थोड़ा मैथ्स जानना होता है बेटा जिंदगी में। तो इसकी बेस 10 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 to the power n, ध्यान से देखिए, n E0 by 0.06। So n E0 by 0.06। आप कहते हैं कुछ चीजें गलती ना करें, मैं बताता हूँ क्या गलती ना करें। ठीक है, आपको क्या क्या चीज गलती नहीं करना है मैं वो भी बता दूंगा। चीजों को कभी टेंशन ना लेके देखें। सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली मेरे को? n E0 by 0.06। बच्चे क्या गलती करते हैं? E की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ गलती हो जाएगी बेटा, यहाँ फंस जाओगे। गलती मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा ब्लंडरस होता है। यहाँ पर 2 मार्क का डेरिवेशन आ सकता है, इसके साथ पेपर के एक क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका टेंशन मत लो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको n E0 by 0.06, मतलब पावर में तो आएगा वो चीज, और बेस में आपके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके ऊपर आपका पावर आएगा वो है 10, क्योंकि लॉग फैक्टर था तो लॉग से हम लोगों ने 10 बना लिया। आई होप एवरीवन इज क्लियर। बच्चा लिख लो आराम से लिखो, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक हम लोग फाइट करते ही रहेंगे बच्चा। ठीक है, पूरा क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल करना जरूरी है। तो मान लीजिए मैं एक इक्वेशन देता हूं, a से a2+, ये मैंने डाल ली, और यहाँ b3+ से b जा रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन डाल दी मैं, वेरी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड लेवल वाला और नीट लेवल वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। a से a2+, ये आपकी सॉलिड है बेटा, ये आपकी एक्वस है, ये भी आपकी एक्वस है बेटा, और ये आपकी सॉलिड वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या पूछा गया कि इफ SRP नहीं लिखता हूँ यार, टेक्निकल टर्म्स में लिखता हूँ, इफ E0 A2+ से A इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट,
एक काम करता हूँ, इसको रियल टाइम इक्वेशन के साथ ही दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। एक काम करता हूँ, इसको मैं रियल टाइम इक्वेशन के साथ ही दे देता हूँ, मतलब एक रियल टाइम क्वेश्चन ही डाल देते हैं कि मान लीजिए मैंने जिंक से ही जिंक 2+ मैंने एकदम प्रैक्टिकली दे दिया, जो कि पेपर्स वगैरह में आता भी है, ठीक है, पेपर्स वगैरह जो में आता है। यहाँ कॉपर 2+ से कॉपर आ गया, सॉलिड आ गई बेटा, ये एक्वस और ये भी एक्वस, ये आपकी सॉलिड आ गई, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको दिया गया है कि E0 जिंक 2+ से जिंक तक जाने की वैल्यू -0.76 वोल्ट है एंड E0 कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू +0.44 वोल्ट है, मैंने दे दी, ठीक है, दोनों की वैल्यू दे दी। नाउ दे आस्क फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और ऑफ द सेल। बहुत ही सिंपल सा जेन्युइन सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको पूछा गया है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या हर्ज है, सॉल्व तो करना ही होगा। तो सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों इस चीज का। कैसे निकालेंगे बच्चों, E0 माइनस, अच्छा इसका E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं बच्चों। E0 सेल की वैल्यू होती है E0 Zn से Zn2+, क्योंकि वो एनोड है। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला सेक्शन आपके लिए एनोड है और ये वाला सेक्शन आपके लिए कैथोड है। तो कैथोड की मैंने यहाँ पर क्या लिख दी, OP प्लस E0 कॉपर 2+ से कॉपर, मतलब ये क्या लिख दी मैंने बेटा, Rp लिख दी, ठीक है। अब इसमें आपकी वैल्यू जो आएंगे वो -0.76 पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पर +2 से 0 दे रहा था, यहाँ पर इंफॉर्मेशन या डेटा आपके Rp थे, लेकिन हमको तो OP चाहिए। E0 सेल निकालने के लिए हमको एनोड की क्या चाहिए, OP ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 0.76 हो गया, प्लस इधर आ गया आपको 0.34, दोनों को ऐड करेंगे 1.2 वोल्ट आ गया, नहीं ज्यादा आ गया, 0.34 0.44 ना, अब कर लेते हैं 0.44 वोल्ट आ गया, ये 1.2 वोल्ट आ गया। चलो हम लोगों को E0 सेल मिल गया, लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना बाकी है। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो फॉर्मूला है वो है 10⁻n E0 बाय 0.06, ये आपकी फॉर्मूला है। तो 10⁻n मतलब दो क्यों बच्चों, 2 क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम दोनों का निकालना है। यहाँ पर भी n फैक्टर 2 है, यहाँ पर भी n फैक्टर आपका 2 ही होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर n फैक्टर 2 एंड 2 का कॉमन n फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और खत्म, ठीक। तो अभी 10⁻2 इंटू 1.2 अभी भी कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई 0.06। तो इसको हम लोग डिवीजन करेंगे, इसमें आपके 20 आ जाएंगे, 220 10⁻40 बच्चों, ये है आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। दिस इज अगेन QPD, मतलब क्वाइट इजीली डन हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चीजों को नोट करना ना भूले, नोट जबरदस्त रखे। ऑर्गेनिक का भी ब्रह्मास्त्र आएगा बेटा, ऑर्गेनिक का भी ब्रह्मास्त्र आ रहा है। हम जिंदगी में ना बोले कुछ चीजें कि मैं ऑर्गेनिक को जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मैं फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक से ही पढ़ाता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक से ही पढ़ाता हूँ। रीजन है आपको देखो अपकमिंग वीडियोस में पता चलेगा कि आपको अगर फर्स्ट ईयर क्लियर ना हो आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे इस बारे में। आपको अगर फर्स्ट ईयर क्लियर ना हो ना, आप कभी भी उखाड़ नहीं पाओगे। तो हमको पहले फर्स्ट ईयर से जाना पड़ता, तो पूरा अगस्त महीना इस चैप्टर को खत्म करने के बाद ही तुरंत ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। साइड बाय साइड केमिकल काइनेटिक्स के भी रिएक्शन चलते रहेंगे, फिर ऑर्गेनिक को खत्म करने के बाद लास्ट में कोऑर्डिनेशन बायोमोलिक्यूल जो भी है वो भी मैंने जैसे बोला था अक्टूबर या नवंबर, मैं ज्यादा डेडलाइन तो लूंगा नहीं इस बार पे। देखो जब ऑर्गेनिक की फ्लो आती है तब बहुत जबरदस्त आती है। यहाँ पर देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स डाल रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक में डेली के डेली आपको एक दो से ज्यादा भी लेक्चर्स मिल सकते हैं। चलो हो गया ये वाला चीज, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल पोटेंशियल। थोड़ा तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ही लिया, लेकिन अभी कुछ डिटेल्स में भी जाने वाले हैं। तो पहला मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास डिस्कस करने जाता हूँ जिसके ऊपर आधारित है कंप्लीटली ये चीज। नॉर्मली यू माइट नॉट सी दैट देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज नोन एज टेंपरेचर कोएफिशिएंट। अभी देखो इसको अगर मैं डिराइव करने जाऊं मैं डिराइव कर सकता हूं बेटा, देखो तुमको चाहिए नहीं, तुमको इसके डायरेक्ट डेटा वाली इमेज। देखो हम एडवांस तक हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एडवांस में तुमको डिराइवेशन नहीं पूछेगा, तुमको एप्लीकेशन पूछेगी उस पार्ट में। तो बोर्ड से जेईई एडवांस तक आपको जो सीरीज लेके चल रहे हैं हम लोग, आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है बेटा और कुछ नहीं, और काफी है सिलेक्शंस, ठीक है।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या था, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, इट इज नथिंग बट dE by dt, a constant pressure. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग क्या लिखते हैं, dE by dt at constant pressure. इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, E2 minus E1 by T2 minus T1. ये बहुत ही एक बेसिक सी पॉइंट हो गई, ठीक है, E2 minus E1 by T2 minus E1. एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों कि फॉर्मूला तो लिख ले, फॉर्मूला लिख ले और देख लो फॉर्मूला E2 minus E1 by T2 minus E1. ये टेम्परेचर कोफिशिएंट में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है. क्वेश्चन ये पूछेगा कि इफ temperature T1 is equals to 300 Kelvin, T2 equals to 600 Kelvin, find the temperature coefficient of the cell, find the temperature coefficient of the cell, find the temperature coefficient of the cell if initial E0 1, E1 equals to 2 volt and final E2 is equals to 10 volt. सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है. आप ट्राई कर दो बच्चों, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड की. यहाँ तो हमारे पास इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है हम लोग की इतना बड़ा बड़ा पोल वगैरह कुछ खोल सके. अब अवश्य बाद में तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है. तो चलिए करें 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 करें, बहुत ही ज्यादा आराम से करेंगे. चलिए कर लीजिए. हो गई, चलो कितना आया बेटा, सोल्यूशन कर लेते हैं. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट का अभी भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज dE by dt, मतलब क्या होगा ऊपर डिफरेंशियल, मतलब E2 minus E1 by T2 minus T1. तो E2 minus E1, E2 क्या है, 10 वोल्ट है, 10 minus 2 by 600 minus 300, क्या जाएगा 8 by 300 लगभग 475 गुना 2 by 75. तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 by 75 वोल्ट पर केल्विन. यूनिट ना भूले, यूनिट ना भूले, सीधा फॉर्मूला E2 minus E1 by T2 minus T1, ठीक है. लिख ले बच्चों. हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया. ओके, ना इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. फॉर द अबव सेल, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, for the previous question, if n factor is, if the n factor is n is 2, also find out delta s. Now what is delta s, जो बच्चे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं हम लोग ये सोल्यूशन करेंगे, लेकिन याद रहे पहला डेल्टा एस का मतलब क्या है, इट इज अ चेंज इन एंट्रोपी. कितना रैंडमनेस या कितना डिसऑर्डरनेस बन सकता है, कितना चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है. द चेंज इन एंट्रोपी. तो चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन एफ dE by dt. ये है आपकी फॉर्मूला, ठीक है. एक्चुअली क्या होती है मैं बताता हूँ. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, आपको शायद समझ में आया चाहिए. सी डेल्टा जी मीन्स इज माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है. थोड़ा चीजों को थोड़ा ये कहाँ से बैकग्राउंड, इस फॉर्मूला का बैकग्राउंड क्या है कुछ बता देता हूँ. देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई या माइनस एन एफ ई पकड़ लो. जो डेल्टा एस होती है एंट्रोपी चेंज, दिस इज नथिंग बट डेल्टा जी बाई टी. तो अगर इसको तोड़ो मड़ोड़ो माइनस एन एफ ई बाई टी आता है. तो यहाँ ये फैक्टर चल रहा है लगभग पैटर्न. डिफरेंशियल पॉइंट पे तो एक्चुअल डेरिवेशन तो मैंने नहीं की है, लेकिन पैटर्न यहीं से चल रहा है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, नहीं तो आपको फालतू की मतलब थोड़ी टेंशन हो जाएगी बच्चों, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है. ये आपको फालतू की टेंशन होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, फालतू का क्वेश्चन करेंगे नहीं हम लोग. सो डेल्टा एस इक्वल्स टू एन एफ डी बाई डी टी पी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट.
डेल्टा इज इक्वल टू एन एफ डी ई बाई डी टी बाई पी, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको, तो डेल्टा इज इक्वल टू अभी अभी हम लोगों ने एन फैक्टर कितना बताया था 2। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है 96500, इसको तो नहीं छोड़ सकते, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अभी डी बाई डी टी का क्या वैल्यू निकला था 2/2 कितना निकला था बच्चों 75। बस सॉल्व करें, इसके आंसर आपको जूल पर केल्विन में मिलेंगे। क्यों जूल, क्योंकि देखो अगर ये 96500 यूज करें तो आप ये कॉलम्स में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब या अर्थ क्या होता है कि आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो, तो उसके केस में आपको जूल पर केल्विन ही आएगा। तो 4 × 96500 बाई 75 जूल्स पर केल्विन। इसको थोड़ा कैलकुलेटर के साथ भी यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर बाबा, हाँ आ गया मेरा कैलकुलेटर, बहुत दिनों के बाद आया है भाई, मैं तो बिना कैलकुलेटर ही कर रहा था। सो 4 × 96500, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 75 से, बस 5146, सो इट्स 5146 जूल पर केल्विन। ठीक है, पूरा क्लियर है बच्चों, लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेल्टा एस निकाल के दिखाओ। एक और चीज होती है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स बता लिख लीजिए। हो गया, चलो ना स्पेशल केस फॉर एंथैल्पी, स्पेशल केस फॉर डेल्टा एच। ये बच्चों में फट जाती है, डेल्टा एच निकालने के देने के समय ही तुरंत फट जाती है बच्चों, क्योंकि डेल्टा एच बहुत सारे फैकल्टीज उसको छूते भी नहीं। मैं जो टॉपिक आपको ये दिखाता हूँ ना, देखो कोई चीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरी एंट्रेंस लेवल है बेटा, बोर्ड से एंट्रेंस लेवल तक कंसेप्ट पकड़ते रहो। अच्छा डेल्टा एच यहाँ पर हो चुकी है अभी डेल्टा एच कैसे पकड़ना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एच, ये शायद सबको पता, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, बट मैंने इसको बहुत बार बताया है। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बता दी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस एन एफ लिख देते हैं। आपको डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच चाहिए, एक काम करता हूँ डेल्टा एच को इधर ले गया था, तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा इधर माइनस टी इंटू डेल्टा एच प्लस एन एफ ई। यहाँ सारे बच्चों का क्लियर है, आई होप सारे बच्चों का क्लियर हो, पूरा क्लियर है। तो इस माइनस टी डेल्टा एच एन एफ ई को मैं अभी ध्यान से देखिए टी है, इसका अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला बच्चों, देखो ध्यान से क्या था, एन एफ डी ई बाई डी टी पी, मतलब यहाँ पर मुझको क्या डालना है एन एफ इंटू डी ई बाई डी टी at constant pressure plus NF. So this will be the expression of your delta H. लिख लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा चीज है, चीजों को कंफ्यूज ना करें। मैंने सिर्फ एक चीज को बार-बार मैं इस चीज को यूज करता हूँ ताकि बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि क्या कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, चीजों में मतलब ये प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कभी सॉल्व हम लोगों को करना ही पड़ेगा बच्चों, कुछ भी करके। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, डायरेक्ट तो वही था। अच्छा हाँ, साइंस में गड़बड़ी कर दी बच्चों, सॉरी। यहाँ हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस पी हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अगर बच्चों को जितना हो सके क्वेश्चंस उतना ही हम लोग करवा सके, ताकि सिलेक्शन के लिए जितना भी हो मेहनत करो। ठीक है, तो स्पेशल केस फॉर डेल्टा एच होगी। इसके ऊपर भी एक अध्याय और एक खुल सकता है। ठीक है, स्पेशल केस फॉर किरचॉफ लॉ फॉर जेई एडवांस। ये जेई एडवांस के लिए ही चाहिए जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि जेई एडवांस में आपको स्पेशल केस फॉर किरचॉफ लॉ या किरचॉफ इक्वेशन। ये बच्चों सुनो, हाँ ये आप फिजिक्स के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ये किरचॉफ इक्वेशंस है। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा चीज पूछेगा, तो लिख लीजिए जेई एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको डिनाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ क्या है। सो किरचॉफ इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, डेल्टा सी पी
एंड डेल्टा व्हाट इज सीपी, इट्स नथिंग बट स्पेसिफिक हीट। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर आता है तो उनको पता है कि स्पेसिफिक हीट है ऑफ द सेल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सेल एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यों प्रेशर, यहां देखो ध्यान से P लिखा गया है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस टेक्निकली दिस वन इज इक्वल्स टू NFT, ये तो सेम ही है, सो NFT dE by dt स्क्वायर। इसके ऊपर डबल डिफरेंशिएशन चलेंगे, मतलब d by dt चलेंगे, तो अल्टीमेटली इसमें क्या आएगा, d स्क्वायर आएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NFT d2E by dt स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा क्लियर है बच्चों। तो ये हो गई आपकी अंतिम वाली फॉर्मूला। ऐसा आया नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता, आ गया तो अच्छा लगेगा क्योंकि सर ने पढ़ाया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू बच्चों, और अगले ही वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे कब आएगा, कौन सा ऑर्गेनिक कब आएगा, फिजिकल कौन सा आएगा, क्या नहीं आएगा, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं बच्चों। यू डोंट वरी, एज आई प्रोमिस्ड नवंबर में हम लोग के पूरे बोर्ड और एंट्रेंस सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो गई, उससे पहले ही खत्म होगा जितना हो सके, ठीक है। तब तक के लिए मैं ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होपिंग टू मीट यू सून, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।